नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 24 अगस्त 2021 को हुए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को लेकर आए हैं। और दोस्तों, ये पेपर आपकी तैयारी को और भी मजबूत करेगा और आपको बताएगा कि आपकी तैयारी किस दिशा में है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, देखते हैं। और दोस्तों, आप कागज़ पेन लेकर बैठे हैं और हम आपके ऑप्शन लेकर भी आए हैं। तो आप अपने आंसर अलग कागज़ पर लिखते जाएं, उसके बाद आप हमें कमेंट में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन 24 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का शुरू करते हैं। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या होगा? तो दोस्तों, सही क्रम क्या होगा? शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश, इनमें से सही कालक्रम क्या होगा दोस्तों? तो हम रुकते हैं कुछ सेकंड, उसके बाद इसका आंसर बताते हैं। तब तक आप लोग अपना आंसर लगा लीजिए। तो दोस्तों, इसका आंसर नंबर बी सही होगा। दोस्तों, इल्तुतमिश 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 ने शासन किया था 1236 से। और दोस्तों, उसके बाद में सबसे लास्ट में शासन किया था अकबर। अकबर ने शासन किया था 1556 से और 1605 तक। तो सबसे लास्ट में अकबर आएगा और सबसे पहले इल्तुतमिश। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल दोस्तों 1296 ईस्वी से रहा था। और शेरशाह सूरी आप जानते हैं कि शेरशाह सूरी ने 1539 में हुमायूं यानी अकबर के पिता हुमायूं को हराया था। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? दोस्तों, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो दोस्तों, इसका आंसर है तुकाराम। तुकाराम दोस्तों शिवाजी के समकालीन थे। दोस्तों, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है जो पिछली बार आया था। दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। दोस्तों, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता का संबंध किससे है? तो दोस्तों, चरक संहिता का संबंध आप लोग बताइए। चरक संहिता का संबंध चिकित्सा से है। दोस्तों, हमने पिछला प्रीवियस ईयर कराया था, आप देख सकते हैं वो कितना शानदार शानदार है। सभी क्वेश्चन इसी टाइप से मिलते हुए हैं। तो एक बार उसको जरूर देखें जाकर। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आज का है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? दोस्तों, कौन सा युग्म सही नहीं है? क्या 261 में कलिंग युद्ध नहीं हुआ या 622 ईस्वी में मुस्लिम युग की शुरुआत नहीं हुई? इनमें से कौन सा आंसर सही होगा आप लोग बताइए। तो दोस्तों, इसका आंसर होने वाला है आंसर नंबर डी। 1709 में औरंगजेब की मृत्यु नहीं हुई थी। दोस्तों, 1709 ईस्वी में 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी और 78 ईस्वी में शक की शुरुआत हुई, ये बिल्कुल सही है। 622 में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई, ये भी सही है। और 261 ईसापुर में कलिंग युद्ध हुआ था, ये भी सही है। 1709 में औरंगजेब की मृत्यु नहीं हुई थी। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? आप इसका आंसर बताइएगा। दोस्तों, इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सन 1915 और 16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई? दो होम रूल लीग किसके शासनकाल में शुरू हुई? दोस्तों, इसका आंसर नंबर होने वाला है आंसर नंबर ए, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट ने लगातार 2 सालों में, 15 में एनी बेसेंट ने और 16 में लोकमान्य तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न का मिलान करें। ब्रह्म समाज, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, राजा राम मोहन राय, सत्यशोधक समाज और केसरी धरालू नायडू और उसके बाद ज्योतिराव फूले। तो इनमें दोस्तों मिलान करना है और उसके बाद दोस्तों अपने आंसर देने होंगे। ये रहा क्वेश्चन। तो दोस्तों, सबसे पहले ब्रह्म समाज का मिलान करते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों किसने की थी? बताइएगा आप लोग, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, यानी दोस्तों ए का 3 नंबर होगा हमारा। ए का 3 नंबर होने वाला है हमारा। तो ए का 3 ऑप्शन, ये वाला तो ऑप्शन बिल्कुल कट हो जाएगा, ए का 3। उसके बाद दूसरा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने की। तो रामकृष्ण मिशन तो स्वामी विवेकानंद से मिल जाएगा।
और ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय से। तो दोस्तों ए का 3 और बी का 1, दोस्तों ए का 3 और बी का 1, यानी ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होने वाला है। उसके बाद अगला, आर्य समाज की स्थापना किसने की? दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती, यानी सी का 3। दोस्तों सी का 2, सी का 2 होने वाला है। दोस्तों सी का 2 इसमें भी है। उसके बाद डी, सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना दोस्तों ज्योतिराव फूले ने की थी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होने वाला है, और सत्यशोधक समाज ज्योतिराव फूले ने की थी। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, करो या मरो नारा किसने दिया था? दोस्तों करो या मरो नारा किसने दिया था? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? दोस्तों इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू, नंबर 2 जे.बी. कृपलानी, नंबर 3 राजेंद्र प्रसाद, और नंबर 4 पट्टाभी सीतारामैया। तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला है आंसर नंबर 3। दोस्तों 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, और उस समय महात्मा गांधी के प्रतिनिधि पट्टाभी सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस जी ने हराया था, लेकिन उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने। तो उसके बाद में इन्हें पद का प्रस्ताव दिया गया था किसे? राजेंद्र प्रसाद को। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों हमने आपको पिछली क्लासों में पढ़ाया है, आप जाकर देख सकते हैं। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए हैं, बहुत डिटेल से बताया था दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, बताइए। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर होगा चेनाब। दोस्तों चेनाब पर बागलिहार और दुलहस्ती परियोजना भी है, बहुत अच्छे से याद रखना। दोस्तों ये 4 की चारों नदियाँ सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। सिंधु की सहायक नदियाँ हैं झेलम, रावी, व्यास और चेनाब पर बागलिहार, दुलहस्ती परियोजना भी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बसंत विषुव कब होता है? दोस्तों बसंत विषुव कब होता है, ये भी हमने पिछली क्लासों में पढ़ाया, आप जाकर देखिए जरूर। बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है पिछला वाला, आप देखेंगे जाके। तो बसंत विषुव कब होता है दोस्तों? इसका आंसर नंबर होगा ए, 21 मार्च को। बसंत विषुव होता है 21 मार्च को। और दोस्तों हमारे यहाँ शरद विषुव कब होता है? 23 सितंबर को। 23 सितंबर को शरद विषुव, और बसंत विषुव 21 मार्च को होता है। उसके बाद दोस्तों राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों खेतड़ी परियोजना यानी खेतड़ी खान आपने सुना होगा, तो खेतड़ी खान किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताएंगे दोस्तों आंसर आप लोग। इसका आंसर नंबर होने वाला है 3, तांबा। तांबा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तांबा। उसके बाद आज का क्वेश्चन नंबर 14 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आप लोग बताएं आंसर, और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कितने क्वेश्चन सही किया आप लोगों ने। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम। दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? कौन सी दोस्तों हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? ऑप्शन आप लोग देख लें, उसके बाद आंसर दें। इसका आंसर नंबर होने वाला है गंगा और ब्रह्मपुत्र। दोस्तों ये हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 यानी बी आंसर सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, बैंक दर का अर्थ क्या है? दोस्तों बैंक दर का अर्थ क्या है? बैंक दर का अर्थ दोस्तों, यदि आरबीआई, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर नंबर 4, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। दोस्तों बैंक दर क्या है? देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो इसका आंसर नंबर 4 सही होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, यदि आरबीआई नगद आरक्षित अनुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों यदि आरबीआई नगद आरक्षित अनुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका आंसर नंबर क्या होगा दोस्तों क्या होगा इसका आंसर नंबर आप लोग बताइएगा। उसके बाद हम बताते हैं आपको कौन सा आंसर होने वाला है। तो इसका आंसर नंबर होगा दोस्तों 3। इसके साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? साख सृजन बढ़ जाएगी दोस्तों। इसका आंसर नंबर हो जाएगा 3। उसके बाद 18वां क्वेश्चन। दोस्तों यह क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में सीधा ऐसे ही कराया था। तो दोस्तों 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? दोस्तों 100 रुपये का नोट किसके द्वारा होता है? इसका आंसर नंबर क्या होगा? आंसर नंबर 1।
आरबीआई का गवर्नर के द्वारा होता है दोस्तों। आरबीआई के गवर्नर के द्वारा 100 रुपये का नोट होता है। और दोस्तों 1 रुपये का नोट, हमने आपको बताया 1 रुपये का नोट वित्त सचिव के द्वारा हस्ताक्षरित होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फेमा FEMA का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों फेमा का पूर्ण रूप क्या है, इसका आंसर बताएं आप लोग। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सबसे तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी ऑप्शन नंबर 2, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? दोस्तों भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, या इनमें से कोई भी नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला है राज्य सूची। दोस्तों राज्य सूची में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को शामिल किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था, इसका आंसर बताएंगे आप लोग। तो दोस्तों इसका आंसर होगा DPSP, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और दोस्तों DPSP हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं दोस्तों। आयरलैंड के संविधान से DPSP को लिया गया है। मौलिक कर्तव्य दोस्तों, मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में रूस से लिए गए हैं, जो कि वर्तमान में 11 हैं। और इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया था। और मूल अधिकार हमारे संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA से लिए गए हैं दोस्तों। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किसमें है? DPSP, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये हमारे संविधान में आयरलैंड से लिए गए हैं दोस्तों। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है, किस अनुच्छेद से संबंधित है शिक्षा का अधिकार? दोस्तों मौलिक अधिकार तो है शिक्षा का अधिकार, लेकिन ये किस अनुच्छेद में दिया हुआ है दोस्तों? इसका आंसर नंबर क्या होने वाला है? आंसर नंबर B, यानी अनुच्छेद 21A। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था संविधान सभा के सामने, और यही आगे चलकर हमारी प्रस्तावना बनी। दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव ही हमारी आगे चलकर प्रस्तावना बनी, और इसे 22 जनवरी 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित को निहित किया गया है? दोस्तों अल्पसंख्यकों के हित को निहित किसमें किया गया है दोस्तों? इसका आंसर नंबर क्या होगा? आप लोग बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर नंबर होगा अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हित को निहित किया गया है दोस्तों, आंसर नंबर 29। उसके बाद 25, क्वेश्चन नंबर 25, ठोस चालक में विद्युत धारा वाहक होते हैं। तो दोस्तों क्या होते हैं विद्युत धारा के वाहक, क्या होते हैं? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए जल्दी से। ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, तब तक आप सोच लें इसका आंसर क्या होने वाला है, और अपने कॉपी में जरूर लिख लें कि क्या कौन सा आंसर होगा। उसके बाद हमें कमेंट में अपना स्कोर कार्ड जरूर बताएं कि क्या होने वाला है, क्या रहा आपका स्कोर। और इसके आगे के क्वेश्चनों को लेकर मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठोस चालक में विद्युत धारा वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। तो एक बार इस वीडियो को पूरा देखें, और मिलते हैं कल इसके आगे के क्वेश्चनों को लेकर। और दोस्तों हम आपको ऐसे ही प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे UPSSC PET की दृष्टिकोण से, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं दोस्तों। आप हमारे पिछले प्रैक्टिस सेट को जाकर देखें, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो बिल्कुल इसी एग्जाम के पेपर से पूरे मिलते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें दोस्तों अपना स्कोर कार्ड। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।